हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 11 नवंबर 2020 और 11 नवंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो साथी इस चैनल पर नए हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे क्या कि आपको डेली की डेली अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रश्न कौन सा है। विश्व का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया गया। चीन ने अंतरिक्ष में पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया। इसे 6 नवंबर 2020 को साक्सी प्रांत के ताइवान सैटेलाइट सेंटर में लॉन्च किया गया। प्रयोगात्मक उपग्रहों को 12 अन्य उपग्रहों के साथ एक लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट में लाया गया। उपग्रह उच्च आवृत्ति तरंगों के परीक्षण के उद्देश्य से कई प्रायोगिक उपकरणों को ले जा रहा था, जिनका उपयोग नेटवर्क टेराहर्ट्ज तरंगों द्वारा किया गया। अब देखो, इसकी मुख्य फैक्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये विश्व का पहला, ये भी आप लोगों को याद रखना है, विश्व का पहला और 6G सैटेलाइट है। ये विश्व का सबसे पहला 6G सैटेलाइट अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है, तो ये आपका चीन ने लॉन्च किया है। ये भी आप लोगों को याद रखना। अगर यहीं पे इसकी बात करें कि 6 नवंबर 2020 को ये लॉन्च किया गया। अगर इसकी बात करते हैं तो ये कौन से साक्सी प्रांत में ये लॉन्च किया गया। बात समझ में आ गई ना। इसके साथ साथ क्या हुआ, 12 अन्य उपग्रहों के साथ ये भी इसको लॉन्च किया गया, मतलब 12 अन्य उपग्रह भी इसमें लॉन्च किए गए। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और ये क्या करेगा कि उच्च आवृत्ति तरंगों के परीक्षण के उद्देश्य से कई प्रायोगिक उपकरणों को ले जा रहा था, जिनका उपयोग नेटवर्क टेराहर्ट्ज द्वारा किया जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये आपका क्या है, चीन ने अभी हाल ही में 6G सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो ये विश्व का पहला सैटेलाइट होगा। ये आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने बसों के लिए अग्निशमन प्रणाली विकसित किया है। डीआरडीओ ने यात्री बसों के फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम FDSS तकनीक विकसित की है। FDSS तकनीक 30 सेकंड से कम समय में बसों को आग पता लगा सकती है और 60 सेकंड में इसे बुझा सकती है, जिससे जीवन व संपत्ति का नुकसान काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इंजन फायर के लिए यात्री डिब्बे और एरोसेल आधारित FDDS के लिए वाटर मिस्ट आधारित FFD से ईंधन किया गया है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं, विकसित डीआरडीओ सेंटर फॉर फायरिंग एक्सप्लोसिव एनवायरमेंटल सेफ्टी द्वारा ये दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया। अब देखो, यहाँ के मुख्य फैक्ट की बात कर लें कि डीआरडीओ, यहाँ पे बात हो रही है डीआरडीओ की। डीआरडीओ ने अभी क्या किया है कि हाल ही में आपके एक अग्निशमन प्रणाली का आपका विकसित की है। अग्निशमन से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती हैं, जितनी भी आपकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती उनको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। इससे क्या होगा कि अगर कहीं पे आग लग जाती तो अभी तक क्या कि आपकी जो स्टेट पुलिस होती थी वो उन चीज़ों को कवर अप करती थी कि अगर कहीं आग लग जाती है तो उसको वहाँ जाके वो कवर अप करती, तो उसकी कैसे आग को बुझाना, इन सब कामों को करती। लेकिन अभी क्या हुआ है कि डीआरडीओ ने भी अपनी ये सुविधा को लॉन्च कर दिया है। कहने का तात्पर्य का डीआरडीओ ने बसों के लिए अग्निशमन प्रणाली का शुरुआत कर दी है। बात समझ में आ गई ना। अगर यहाँ पे तकनीक की बात करते हैं, तकनीक यहाँ पे कौन सी है, FDSS तकनीक यहाँ पे हो जाएगी। अगर इसकी बात करते, खासियत इसकी बात करें तो ये 30 सेकंड से कम समय में आग का पता लगा सकती है, 30 सेकंड में, और 60 सेकंड में ही बुझा सकती है। ये भी इसमें इसकी खासियत क्या है कि 30 सेकंड से कम समय में ये आग को पता कर लेगी कि आग आखिर कहाँ लगी है, और 60 सेकंड में ये इसको बुझा सकती है। तो कौन सी, कि डीआरडीओ ने जो भी हाल ही में अग्निशमन बस प्रणाली लागू की है। यहीं पे अगर इसकी बात करते हैं तो ये इंजन फायर के डिब्बे, यात्री डिब्बे एरोसेल आधारित हैं, इसीलिए क्या करते हैं, और मिस्ट वाटर आधारित प्रदान किए गए हैं। बात समझ आएगी ना। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि अभी हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि मिशन की शुरुआत की है। तो ये इसकी कैसे ये कार्य करता, तो 30 सेकंड से कम समय को ये आग को पता कर लगा सकता और 60 सेकंड में इसको बुझा सकता है। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये इसका उद्घाटन किसने किया, राजनाथ सिंह ने यहाँ पे उद्घाटन किया हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मंत्रालय ने डिस्कॉम के लिए ऊर्जा संरक्षण कानून 2001 अनिवार्य किया। ऊर्जा मंत्रालय के साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE ने ऊर्जा संरक्षण
अधिनियम 2001 के पूर्वावलोकन के तहत सभी विद्युत कंपनियों डिस्कॉम को कवर करने की नोटिस जारी किया है। नए नोटिस के अनुसार सभी डिस्कॉम ईसी अधिनियम विभिन्न प्रावधानों जैसे ऊर्जा प्रबंधन नियुक्ति लेखा आगे के तहत शासित होंगे। चुनाव आयोग अधिनियम के तहत आने वाला डिस्कॉम की संख्या 44 से बढ़कर 102 हो जाएगी। बीई विद्युत मंत्रालय वेतन का निकाय। अब देखो यहाँ पे अगर मुख्य फैक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को याद रखना कि विद्युत मंत्रालय ने अभी हाल ही में डिस्कॉम के लिए क्या किया है, ऊर्जा संरक्षण कानून 2001 को अनिवार्य कर दिया है। यानी कि ऊर्जा संरक्षण नियम जो 2001 में आया था उसको डिस्कॉम के लिए अभी हाल ही में इसको अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, अब अगर यहीं पे बात करते हैं कि ये जो अगर ये नोटिस जो जारी किया या इस ऊर्जा संरक्षण लाया गया है, इससे क्या होगा कि ऊर्जा प्रबंधन की नियुक्ति होगी, लेखा और लेखा परिषद आदि के तहत ये शासित होंगे। अब अगर यहीं पे बात करते हैं चुनाव आयोग के अधिनियम के तहत आने वाले डिस्कॉम की संख्या 44 से बढ़ाकर कितनी हो जाएगी, 102 यहाँ पे होने वाली, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब अगर यहीं पे बात करते हैं बीई की बात हो रही है यहाँ पे, तो विद्युत मंत्रालय के तहत ये वैधानिक निकाय है। आपसे इतना पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा वैधानिक निकाय है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक के भी दिया जाएगा बीई। तो आप लोगों को पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, तभी आप लोगों को एग्जाम जो होगा वो अब क्वालिफाई होने वाला। वन लाइनर वाला अब वो जो चलते थे सेशन अब वो खत्म हो गए। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटक में पीएम ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT परिसर का उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कटक में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के अत्याधुनिक कार्यालय सह आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र के एक वैधानिक निकाय है और इसके आदेशों को अंतिम निष्कर्षों के रूप में स्वीकार किया जाएगा। प्रमुख न्यायमूर्ति सभापति PP भट्ट झारखंड उच्च के न्यायालय के रूप में न्यायाधीश है। पहला IAT 25 जनवरी 1900 बनाया गया था और अब भारत में 63 बेंच और 2 सर्किल बेंच जो भारत में 30 शहरों में स्थित है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका इग्नोरेट जो है यानी इसका उद्घाटन है किसने किया है, PM मोदी ने किया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो कटक यहाँ पे बात हो रही है अपीलीय न्यायाधिकरण ITE का, ये कटक में अभी क्या इसका किया गया, इसका उद्घाटन कर दिया गया है। इसके बाद में आप लोगों को याद क्या रखना है, ये क्या करें, अत्याधुनिक कार्यालय सह आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। और इसके साथ क्या होगा कि यह एक तरीके का वैधानिक निकाय, जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने इसको डिस्कस किया था, और इसके आदेशों को अंतिम निष्कर्षों के रूप में स्वीकार किया जाएगा। मतलब जो ये आदेश देगा उसको अंतिम इसको क्या किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, अगर इसके प्रमुख की बात करते हैं मतलब हेड की बात करते हैं तो ये कौन हो जाएंगे, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त PP भट्ट यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जो झारखंड और गुजरात के न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यहाँ पे ये रह चुके हैं। अगर यहीं पे बात करते हैं कि पहला ITAT जो है ये आपका कब बनाया गया था, तो ये 25 जनवरी 1941 को ये बनाया गया, ये भी आप लोगों को याद करना है। ठीक है, अब भारत में 63 बेंच और 2 सर्किट बेंच हैं जो भारत के 30 शहरों में स्थित है। मतलब भारत के कितने शहरों में स्थित है, 30 शहरों में स्थित है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। पहला कब लॉन्च किया गया था, 25 जनवरी 1941 को, और अभी हाल ही में क्या किया है, इसके उद्घाटन की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल मेदवेदेव ने अलेक्जेंडर जेवेरेंको को हराकर पेरिस मास्टर्स 2020 जीत लिया है। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने 2020 को रोलेक्स पेरिस मास्टर खिताब जीतने के लिए जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवेरेव को 5-7, 6-4, 6-1 से हरा दिया है। यह डेनियल मेदवेदेव का पहला पेरिस मास्टर खिताब है। वह माराट सफीन, निकोले डेविंटको और करेन खचानोवे के बाद पेरिस मास्टर जीतने वाले चौथे रूसी बन गए हैं। यह वर्तमान में विश्व टेनिस खिलाड़ी की सूची में 4वें स्थान पर है। पेरिस मास्टर पुरुष खिलाड़ियों में वार्षिक टूर्नामेंट के लिए आयोजित किए गए। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बात हो रही है डेनियल मेदवेदेव की। तो डेनियल मेदवेदेव की बात हो रही है, इन्होंने अभी हाल ही में क्या है, अलेक्जेंडर जेरेव को हराकर पेरिस मास्टर जीत लिया है। कौन सा खिताब जीत लिया है, पेरिस मास्टर 2020 इन्होंने अभी हाल ही में जीत लिया है। अब यहीं पे बात करते हैं, ये आपके पहला पेरिस मास्टर जीतने वाले पहली बात तो खिलाड़ी, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बन जाता है कि ये डेनियल मेदवेदेव थे, इन्होंने पहला मास्टर खिताब इन्होंने जीत लिया अभी है। बात समझ में आ गई ना। अच्छा, ये जो जीतने वाले खिलाड़ी हैं ये चौथे रूसी बने हुए हैं। चौथे रूसी का तात्पर्य यहाँ पे है, इनसे पहले 3 और रहे हैं। कौन कौन है वो, तो
तो ये मराठ सफीन हो जाएगा, मराठ सफीन हो जाएगा। इसके बाद में क्या नाम बात करते हैं, निकोले डेविंको हो जाएगा और करेन खंचावनुची यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि ये चौथे रूसी बन गए, तो यानी कि तात्पर्य कि इससे इनसे पहले 3 और रहे होंगे, तो वो 3 लोग कौन है, तो एक आंसर क्या हो जाएगा, मराठ सफीन हो जाएगा, दूसरे आपके निकोले डेविंको हो जाएंगे और तीसरे खरेन खचानोव हो जाएंगे। यहाँ पे ये भी आप लोगों को याद रखना है। और ये खिलाड़ी के रूप में 4वें स्थान पे यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पेरिस मास्टर, पेरिस फ्रांस में जो है पुरुष पेशेवर खिलाड़ी को वार्षिक टूर्नामेंट है, यहाँ पे वार्षिक टूर्नामेंट है और ये अभी हाल ही में किसने जीत लिया है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, ये आपके हैं डेनियल मेदवेदेव। ये आपको फोटो में याद रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ पे। और कितने से हराया है, तो ये हराया 5-7, 6-4, 6-1 से इन्होंने हरा दिया है। बात समझ में आ गया। और हराने के बाद में किसको हरा, अलेक्जेंडर ज्वेरेव को यहाँ पे हरा दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायोवृद्ध लेखक फादर कैलोस वेलिस का निधन हो गया है। वायोवृद्ध लेखक के स्तंभकार फादर कार्लोस गोंजाल्विस वल्स एसजे 95 वर्ष, जिन्हें फादर वेलिस के नाम से जाना जाता था, उनका निधन हो गया है। वह स्पेनिश इंडियन जेसुइट पृष्ठ होने के साथ साथ लेखक भी थे। वे लगभग 5 दशकों तथा भारत में रहे। गुजराती, अंग्रेजी और स्पेनिश में लिखा गया है। उन्होंने गणितीय अवधारणाओं को गुजराती में अनुवाद किया और उनके लिए विशेष शब्द गढ़े। सम्मान इन्हें कौन कौन से मिले हैं, तो रंजीत राम सुवर्ण चक्रम हो जाएगा और कुमार चंद्रकम, यहाँ पे इनको पुरस्कार दिए गए हैं। अब देख लेते हैं इसके मुख्य फैक्ट क्या हो जाएंगे। तो अभी हाल ही में फादर कैलोस वेलिस, इनका अभी हाल ही में क्या निधन हो गया है। और अगर इनकी बात करें तो ये एक तरीके क्या थे, लेखक थे। और लेखक होने के साथ साथ इन्होंने 5 दशकों से भारत में रह रहे गुजराती, अंग्रेजी, स्पेनिश में लिखा है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि एक तो ये भारत में रहे और गुजराती, अंग्रेजी और स्पेनिश में इन्होंने उन चीज़ों को अनुवाद यहाँ पे किया है, क्योंकि ये थे लेखक, इसलिए इन्होंने इसका अनुवाद किया है। अगर यहीं पे और बात करते तो गणितीय अवधारणाओं को भी गुजराती में अनुवाद इन्होंने किया हुआ है। यानी कि जो गुजराती लैंग्वेज होती है उसमें इन्होंने अनुवाद किया हुआ है, ठीक है। अगर इनके सम्मान की बात करते हैं तो सम्मान इनको रंजीत राम सुवर्ण चक्रम हो जाएगा, ये 1978 का हो जाएगा। और इसके बाद में कुमार चक्रम है 1966, ये भी इनको पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया गया है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इनका, जिन्हें फादर ऑफ बेलिस के नाम से भी जाना जाता है, इनका उपनाम क्या है, फादर ऑफ बेलिस के नाम से इनको जाना जाता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा आपसे कि अभी हाल ही में फादर कैलोस का निधन हो गया है, इनको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फादर वेलिस इसका आंसर होने वाला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। 9 नवंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 2021-22 के लिए से 2025-26 तक 5 वित्तीय वर्षों के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट का शीर्षक फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स है। इसमें 4 वॉल्यूम है जो एफसी के संदर्भ की शर्तों के क्षेत्र में संबंधित है। वॉल्यूम 1 और 2 में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संतासन के बारे में रिपोर्ट की गई है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखो अभी जो आपका यूपीपीएससी ने बीओ का एग्जाम कराया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन यही आपसे पूछा था, कथन में पूछ लिया था क्वेश्चन। तो अब क्या है कथन में, अगर ये तो पता आपके कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा, वो आपसे ये पूछेगा कि 15वें वित्त आयोग को कितने रिपोर्ट तक बढ़ा दिया गया, कितने रिपोर्ट तक नहीं बढ़ाया गया। इन सब क्वेश्चन को वो आपसे पूछ लेता है। अब आपको लगता है वन लाइनर हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन हमारा टैकल हो जाएगा, तो क्वेश्चन ऐसा टैकल नहीं, जब तक आप पूरी जानकारी को अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन आपको करंट का याद होने वाला नहीं है, ठीक है। और ये सब करने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि इस वीडियो को लगातार आपको स्टार्टिंग से लेके अंत तक वीडियो को पूरा देखना है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना है, और कमेंट करके बताना कि ये आपको सेशन कैसा लगता है, ठीक है। तो अब जरा इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे 15वें जो वित्त आयोग हैं, इन्होंने अभी अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। तो पहला तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि आखिर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उनका आंसर क्या हो जाएगा, उनका आंसर होगा NK सिंह, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना। अच्छा, जो इन्होंने रिपोर्ट यहाँ पे यानी रिपोर्ट जो सौंपी है, ये रिपोर्ट आखिर में किसको सौंपी है, तो रामनाथ कोविंद को यहाँ पे रिपोर्ट इन्होंने सौंप दी है। इसके बाद में
ये जो रिपोर्ट है 2021-22 से लेके 2025-26 के 5 वित्तीय वर्षों के लिए अंतिम रिपोर्ट यहाँ पे पेश की गई है। बात समझ में आ गई ना? यानी कि कब 2021 से लेके 2026 के बीच में 5 वर्षीय वित्तीय यहाँ पे रिपोर्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। अगर इसके शीर्षक की बात करते हैं तो शीर्षक से यहाँ पे तात्पर्य ये है फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स, इसका शीर्षक ये दिया गया है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसमें करीब करीब कितने 4 वॉल्यूम है। 4 वॉल्यूम से मतलब 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, और जो इसको डिवाइड किया गया इसके साथ साथ में क्या है 1 वॉल्यूम और 2 द्वादश 36 अंक के रूप में 12 में मुख्य रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई है। अब इससे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि अभी हाल ही में 15वीं वित्त आयोग रिपोर्ट दर्ज की, इसका शीर्षक क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। कितने वर्षों के लिए जारी की गई? तो 5 वर्षों के लिए जारी की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजेंडर पर एक उपन्यास लिखी गई है। रसाती द अदर साइड ऑफ एन ट्रांसजेंडर ससिंद्रन कलिंकलन के उपन्यास को विमोचन किया गया। उपन्यास ट्रांसजेंडर के जीवन, रीति रिवाजों, संस्करण और संघर्षों को बता रहा है। ससिंद्रन 23 साल के केंद्रीय रिजर्व पुलिस के साथ थे और विशेष सुरक्षा समूह प्रधानमंत्री के साथ उनका 7 साल का कार्यकाल था। पुस्तक का विमोचन बुक मित्र द्वारा किया गया। अब देखो यहाँ पे इसके मुख्य फैक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ट्रांसजेंडर की। ठीक है, यहाँ पे बात ट्रांसजेंडर की हो रही है, तो अभी क्या है इनके ऊपर एक उपन्यास क्या है अभी लॉन्च की गई है, उसका कुछ पुस्तक का विमोचन किया गया। इसमें क्या होगा इस पुस्तक में कि इस पुस्तक में क्या होगा ट्रांसजेंडर से उनके जीवन यानी उनके लाइफ के बारे में, उनके रीति रिवाजों के बारे में, उनके संस्कारों के बारे में और उनके संघर्षों के बारे में, यानी कुल मिला के ट्रांसजेंडर पे उनको कौन कौन सी डिफिकल्टीज होती हैं, कौन कौन से उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्या उनको सामाजिक तरीके से कैसे कैसे उन लोगों को हीन बताया जाता और उनके क्या क्या संस्कार होते हैं, रीति रिवाज, इन सभी चीज़ों को इस पुस्तक में क्या किया गया है, इस पुस्तक में आपकी चीज़ों को बताया गया है। अब अगर यही बात करते हैं कि ये जो पुस्तक है ये आखिर किसने यहाँ पे इसका विमोचन किया है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? ससिंद्रन इन्होंने इसका यहाँ पे विमोचन किया हुआ है, जो इससे पहले आपके सीआरपीएफ के साथ थे और विशेष सुरक्षा समूह प्रधानमंत्री सुरक्षा के साथ उनका 7 साल का कार्यकाल भी रह चुका है। यह पुस्तक आप लोगों को कहाँ मिलेगी? तो ये इस पुस्तक का विमोचन बुक मित्र द्वारा यहाँ पे किया गया है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। बात समझ में आ गई ना? तो ये चीज आप लोगों को पूरी याद रखनी है कि ट्रांसजेंडर ने अभी हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया, तो उसका पुस्तक का विमोचन किसने किया? ससिंद्रन ने यहाँ पे पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो बुक मित्र के द्वारा यहाँ पे विमोचन किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉकडाउन को चुना गया वर्ड ऑफ द ईयर 2020। कोविड महामारी के कारण अक्सर उपयोग किए जाने के कारण बाद कलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। 2019 में सिर्फ 4000 से 2020 में लॉकडाउन का उपयोग बढ़कर 2,50,000 हो गया। लॉकडाउन की परिभाषा कोलिन डिक्शनरी शब्द को यात्रा, सामाजिक संपर्क, सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच पर कड़े प्रतिबंधों का निर्देश के रूप में परिभाषित करता है। अब देखो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट और बन जाता है क्योंकि ये कोविड से रिलेटेड है। कोविड से रिलेटेड के कारण ये लॉकडाउन का है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने 22 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की थी। ठीक है, समझ में आ गया। अभी तक क्या है कि 8 से 10 मंथ इसके हो चुके हैं। अभी धीरे धीरे कुछ जो जहाँ पे ग्रीन जोन है वहां आपके लॉकडाउन अभी भी चल रहा है। इसके बाद में ये क्या है, लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुन लिया गया है। इसके साथ साथ क्या होगा कि ये डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो कलिंस डिक्शनरी है। यहाँ पे कलिंस डिक्शनरी में लॉकडाउन 2020 को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया है। कैसे, देखते हैं जरा इसका कैसे डाटा निकाला गया। तो इसका डाटा ऐसे निकाला गया कि 2019 में केवल और केवल ये 4000 लोगों ने इसको सर्च किया था, लेकिन ये बढ़कर जब इसका उपयोग 22 मार्च के बाद में जब इसका उपयोग बढ़ा तो 2,50,000 लोगों ने इसको सर्च किया कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो लॉकडाउन की परिभाषा को देते उन्होंने ये बताया, सामाजिक संपर्क, सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच, कड़े प्रतिबंधों का निर्देश यहाँ पे परिभाषित करता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को इसके बारे में सभी लोगों को पता होगा, लेकिन इससे क्वेश्चन ये बनेगा कि अभी हाल ही में लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर किस डिक्शनरी के द्वारा चुना गया है। तो आंसर क्या होने वाला है?
कलिंग डिक्शनरी इसका आंसर होने वाला। अगर ये भी पूछ लिया जाए कितनी बार प्रयोग किया गया है तो 2,50,000 इसका आंसर हो जाएगा। और 2019 में कितना यूज किया गया था तो केवल और केवल 4,000 बार इसको यूज किया गया था, यानी इसको सर्च किया गया था। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस हरेज ने जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर जीत लिया है। मलयालम लेखक एस हरेज ने अपने उपन्यास मॉस्टेज के लिए प्रतिबंधित जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 जीत लिया है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इसका अंग्रेजी में अनुवाद जयश्री कथाकिल ने किया और हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। मूल रूप से मीसा एस के रूप में प्रकाशित उपन्यास मूंछों, जो लिंग और जात दोनों को प्रदर्शित करती है, के प्रतीक के माध्यम से बड़े पैमाने पर समाज को करने वाले मुद्दों को एक विशेष श्रृंखला को संबोधित किया है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को इतना याद रखना है कि एस हरेस है, एस हरेस ने क्या किया है, जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर यहाँ पे जीत लिया है। कौन सा प्राइज जीत लिया है तो जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर इन्होंने अभी हाल ही में जीत लिया है। और अगर इसकी बात करें तो ये एक तरीके के मलयालम लेखक हैं। अब मलयालम लेखक है, मलयालम लेखक होने के साथ साथ क्या है, इसे जो इन्होंने बुक लिखी हुई है इस पे इन्होंने क्या है, कौन सी उपन्यास मॉस्टेज इन्होंने उपन्यास लिखी हुई है। और ये कौन सी भाषा में लिखी तो मलयालम में लिखी हुई। इसी का अंग्रेजी अनुवाद की अगर बात करते हैं तो अंग्रेजी अनुवाद इसका जयश्री कथाकिल ने किया हुआ है। ठीक है, और हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन बुक से रिलेटेड है या पुरस्कार से रिलेटेड। ये क्वेश्चन बहुत ही, एक तो पहली बात बुक की बात हो रही है और फिर उनको पुरस्कार मिल गया है, तो इस वजह से क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे क्या है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि प्रतीक बड़े पैमाने पर समाज को परेशान करने वाले मुद्दों को एक विशेष श्रृंखला को संबोधित किया गया, यानी किस तरीके से लोग, जो सामाजिक लोग हैं, उनको किस तरीके से समाज में परेशानियां होती हैं, इन सभी के बारे में इस पुस्तक में बताया गया। तो वो उपन्यास का नाम क्या हो जाएगा, मॉस्टेज, ये पुस्तक का नाम हो जाएगा। कौन सी भाषा में लिखी गई तो मलयालम भाषा में लिखी गई है। इसी के लिए एस हरेस को भी जेसीबी फॉर लिटरेचर पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। इसका अगर अंग्रेजी अनुवाद की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, जयश्री कथाकिल इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर इसकी बात की इसे किसने प्रकाशित किया है, आंसर क्या हो जाएगा, हार्पर कॉलिंस इसका आंसर होने वाला है। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PRSI देहरादून चैप्टर की पुस्तक का विमोचन किया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने PRSI द्वारा संकलित पुस्तक भारत की नवसृष्टि शिक्षा नीति 2020 नवनियुक्त आवेदन नामक पुस्तक का लोकार्पण किया है। पुस्तक नई शिक्षा नीति के 2020 पर आधारित है। यह पुस्तक 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है और गहन अध्ययन अनुसंधान के बाद में इसे प्रकलित किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि PRSI ने देहरादून चैप्टर की पुस्तक का यहाँ पे विमोचन किया है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसका विमोचन आखिर किसने किया है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डॉक्टर रमेश पोखरियाल इसका आंसर होने वाला है। इसके साथ साथ अगर हम इसकी बात करें तो ये नवयुग का अभिनंदन के रूप में इसको लॉन्च किया गया। ये पुस्तक जो है ये आपकी नई शिक्षा नीति पर आधारित होगी। जो आप लोगों को पता है कि नई शिक्षा नीति अभी हाल ही में लागू की गई है। अगर इसकी बात करते हैं, ये पुस्तक 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है और इसमें गहन अध्ययन के बाद में इसको प्रकलित बाद में किया जाएगा। तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना है कि भारत की नवसृष्टि शिक्षा नीति 2020 नवयुग का अभिनंदन ये पुस्तक का नाम है। ये अभी हाल ही में किसने लॉन्च की है तो आंसर क्या हो जाएगा, विमोचन किसने किया, पोखरियाल निशंक इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, ये किस पर आधारित है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ये आधारित है। ठीक, यहाँ पे इसकी बात करते हैं, आज मनाया जा रहा शांति एवं विकास के लिए विज्ञान दिवस। अब देखो आज से मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कल से मतलब, ठीक है, हाँ, शांति एवं विकास के लिए विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है ताकि समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका उभरते वैज्ञानिकों मुद्दों को पर बहस व्यापक जनता को शामिल करने की आवश्यकता प्रकाश डाला सके। 2020 की थीम वैश्विक महामारी से निपटने के समाज के लिए विज्ञान। इस विज्ञान को पहली बार 2001 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया और इसे पहली बार 2002 में बुडापेस्ट मोनिसन विज्ञान पर विश्व सम्मेलन के परिणाम के रूप में बताया था। अब देखो यहाँ पे क्या है कि शांति एवं विकास के लिए विज्ञान दिवस मनाया गया। और ये विज्ञान दिवस कब मनाया गया तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 10 नवंबर इसका आंसर होने वाला है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, शांति एवं विकास के लिए विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। अब इसकी अगर बात करते हैं तो समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका उभरते मुद्दों और बहस व्यापक के रूप में, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में मुद्दे चल रहे हैं,
वो विज्ञान से रिलेट करके कैसे उन चीज़ों को उसके बारे में सीखा जाए या उसमें कैसे लोगों को बारे में बताया जाए। तो इसका आंसर ये भी होने वाला है। ठीक है, अगर इसके थीम की बात करते हैं, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, थीम जो भी है ये आप लोगों को अपनी कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे और हर एग्जाम में क्वेश्चन थीम जरूर पूछता है। तो इसकी थीम क्या हो जाएगी? वैश्विक महामारी से निपटने और समाज के लिए विज्ञान। अब देखो, आपको कभी पता है कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 के चलने के कारण क्या है कि पूरे वर्ल्ड में ये महामारी यानी पेंडेमिक चल रही है। उसको समाज के लिए क्या विज्ञान उसको कैसे अग्रसर हो सकती है, कैसे उन चीजों को आगे उनके बारे में बता सकती है, यही इसकी क्या है, थीम है। बात समझ में आ गई ना? अच्छा, आगे देखते हैं। इस दिवस को पहली बार 2001 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया था। ये भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाता है। इसे 2002 में बुडापेस्ट में 19 विज्ञान के विश्व सम्मेलन के परिणाम के रूप में मनाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि पहली बात तो साइंस से रिलेटेड है, दूसरा ये क्वेश्चन कोविड से रिलेटेड है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई। तो पहली बार शांति एवं विकास के लिए विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 2001 में इसको यूनेस्को द्वारा इसको घोषित किया गया। थीम इसकी क्या हो जाएगी? वैश्विक महामारी से निपटने और समाज के लिए विज्ञान, इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल हैं, इन यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो जो साथी इस चैनल पे नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आज आप लोगों का ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो आप लोगों से लाइक शेयर कमेंट से बस इतना रहता कि ये आपको हमें मनोबल बनाता कि हाँ कितना मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या और उसमें क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, बात समझ में? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में इस बात को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे, जहां पे क्या होता है कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट और भी जानकारी, इसके अलावा और भी जानकारियां आप लोगों को मिलती रहती है। तो ये सेशन है, जितने भी आपके कोई भी परीक्षा की आप तैयारी करो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि करंट अफेयर क्वेश्चन डेली के डेली आप लोग एक टारगेट बनाइए कि आपको 30 मिनट या 25 मिनट या आधे घंटे आपको डेली सुबह स्टार्टिंग से सबसे पहले नंबर पे काम आप लोगों का यही होना चाहिए। इससे फायदा देखो क्या होगा कि आप स्टार्टिंग के समय को आधे घंटे में या 1 घंटे में इसको पढ़ लेते हैं, फिर पूरे दिन आप फ्री रहेंगे करंट अफेयर के लिए। इसके लिए क्या होगा कि आप लोग अपना अदर सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, इन पे आप अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तो इसलिए एक टाइम शेड्यूल बनाइए और सुबह ही इसको आप लोग क्या करिए, इसका रिवीजन इस वीडियो के माध्यम से कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए जो लोग पीडीएफ के लिए परेशान रहते हैं वो पीडीएफ आप टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो वहां से आप डाउनलोड कर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिला होगा, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।